राइट, सो 8 जून का करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीजेस फसाइज फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। सो फसाई ने रिलीज किया है और ये फोर्थ एडिशन है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का, ठीक है। सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर released the Food Safety Standards Authority of India, India's State Food Safety Index, ठीक है, SFSI 2022 के लिए, 21-22 के लिए। थीम क्या था इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के लिए? सेफ फूड बेटर हेल्थ, ठीक है। So this is a dynamic quantitative and a qualitative benchmarking model that provides an objective framework for evaluating food safety across all states, ठीक है। सो 5 पैरामीटर्स हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं बच्चा। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, ठीक है, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है। तो जितने भी ब्रॉडली डिमेंशंस आप सोच सकते हो विद रिस्पेक्ट टू फूड, ठीक है। पहला हमारे पास डेटा होना चाहिए, दूसरा हमारे पास जो लेजिस्लेशन है, जो रूल्स है फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, क्या उनका कंप्लायंस हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकते हैं क्या हम। दूसरा फूड टेस्टिंग फैसिलिटी कितनी स्ट्रिंजेंट है हमारे पास। फोर्थ है ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी जो लोग इसके अंदर हमें जो मैन पावर चाहिए क्या वो उतनी क्वालिफाइड है जो जॉब कर सके इस एरिया के अंदर। और लास्टली कंज्यूमर एम्पावरमेंट, तो वी एज कंज्यूमर जो चीजें कंज्यूम करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या हमारे पास कोई रेमेडी है, तो वो सब चीजों के ऊपर ये पूरा जो इंडेक्स है इसको डिजाइन किया गया। तो इस इंडेक्स में टॉप किसने किया? तो तमिलनाडु टॉप द इंडेक्स, फॉलोड बाय गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो TGM करके, ठीक है। अमंग स्मॉल स्टेट गोवा स्टूड फर्स्ट, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। अमंग यूटीज जम्मू कश्मीर टॉप, फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर काफी बेटर कर रहा है अमंग यूटीज। अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फूड सेफ्टी, तो एक था ईट राइट कैंपेन या ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये सुना ही होगा आई एम श्योर कईयों ने। फिट इंडिया चला था पहले, फिर ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला था, ठीक है। तो एक नया फूड कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर सेफ और हेल्दी कंजम्पशन हो, ठीक है। इसके अलावा डाइट फॉर लाइफ, ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब डाइजेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपको कैसे हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू भोग, तो ये जो हमारे वर्शिप वाले जो प्लेसेस रहते हैं वहां पे हम इंश्योर करते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्रसाद बिकता है वो काफी मतलब सब लोगों में बंटता है। ऐसे एक जनरल कन्वेंशन है कि अगर कोई प्रसाद ऑफर कर रहा है तो यू कैन नॉट से नो, ठीक है, उसको लेना पड़ता है। एक कन्वेंशन है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है बट कन्वेंशन है, मतलब सोशल कन्वेंशन कह सकते हैं। तो उस सेंस में जब सब लोग उसको कंज्यूम करने ही वाले हैं इस फूड को, तो उसकी भी सेफ्टी को इंश्योर करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो ये ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू भोग जो है वो इसके लिए स्कीम था। नेक्स्ट, हार्ट अटैक रिवाइंड, तो इट वाज अ मास कैंपेन of its kind will support FSI's global target of eliminating trans fat in India, ठीक है। So trans fat क्या होता है, कोई बता सकते हैं? What is trans fat? Anyone? Trans fat क्या होता है? हाइड्रोजन मिक्स होता है जो भी ऑयल या फैक्ट्रीज के अंदर बनाया हुआ होता है नेचुरल फैट से अलग। ये हार्म होता है, हार्म करता है हमको, हमें, और हार्ट के अंदर ये रह जाता है और ब्लॉकेज का कारण बनता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ना तो बाहर जा पाते हैं ना अंदर कुछ काम आ पाते हैं। राइट, ट्रांस फैट, तो आपने जरूर सुना होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। जो पाम ऑयल आता है ना, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल हो गया या और कोई इस टाइप का ऑयल हो गया, उसको हम हाइड्रोजनेट करते हैं, वो ऑयल जो है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो घी बनता है टेस्ट लाइक नॉर्मल घी जैसा टेस्ट करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें ट्रांस फैट बोलते हैं। तो ट्रांस फैट बेसिकली एक बहुत गंदा तरीके का फैट भी ना, मतलब ऐसा नहीं कि सारा फैट हार्मफुल है हमारे लिए, फैट गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है, ठीक है। सो ट्रांस फैट जो एक बैड फैट है वो हमारे आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होके हमारे जो आर्टरी समझते होगे, दो टाइप की हमारे अंदर वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स। एक होती है आर्टरी जो कि होती है बड़ी, और एक होती है छोटी जिसको हम बोलते हैं वेन्स, बोलते हैं ना, नसें होती हैं। तो आर्टरीज बड़ी होती है, बड़ी इसलिए होती है क्योंकि इनमें प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड से
जब लगभग हमारा जो ब्लड होता है वो पंप होता है हार्ट से, तो बहुत प्रेशर से जाता है, मतलब इतना प्रेशर से आपने कभी किसी को वेंटिलेट सॉरी कभी किसी के ड्रिप चढ़ती हुई देखा होगा या किसी से खून निकलते हुए देखा होगा, तो आप देखते हुए खून उस बॉटल के अंदर ऊपर चढ़ रहा है, तो इतना ऊपर चढ़ पाने के लिए उसमें आप समझ सकते हो कितना प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर जो होता है आर्टरीज के अंदर होता है, और आर्टरीज जो होती है वो मोटी होती है इसीलिए, ठीक है। सो प्रेशर होता है आर्टरीज में, और अ, हमारा जो हार्ट है उससे बॉडी को जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, वो आर्टरीज के थ्रू होता है, आर्टरीज, ठीक है, ये याद रखना। और फिर ये एक होती है वेन्स। वेन्स क्या होती है, जब हमारे बॉडी ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि हार्ट ने पंप किया था उसको कंज्यूम कर लेती है, तो अब हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम वेन्स का होता है। वेन्स पतली होती है। वेन्स ये जो सारा ब्लड है ये लंग के पास पहुंचाती है। लंग जैसे ही लंग के पास जाता है तो लंग हम सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में से ट्रांसफर होता है और ब्लड वेसल्स में चला जाता है। फिर ये ब्लड आर्टरी हार्ट के पास जाता है, और हार्ट से फिर ये आर्टरीज के पास जाता है, और आर्टरी से पूरी बॉडी में चलता है। आई होप ये पूरा साइकिल समझ में आ गया होगा ब्लड सर्कुलेशन का। पहले हार्ट, फिर आर्टरी, आर्टरी से फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के पास जाएगा, वेन्स से ये लंग में जाएगा, लंग वापस डी ऑक्सीजनेट करेंगे ब्लड को और वापस हार्ट के पास भेजेंगे। सो ये जो ट्रांस फैट होता है ये जमा हो जाता है इन आर्टरीज के अंदर यहां पर आके, और ऐसा एक ब्लॉकेज कर देता है। धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ये पूरा एकदम ब्लॉक हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकेज इन दी आर्टरीज, और जिसका जो कारण बनता है आगे चल के हार्ट अटैक का, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ट्रांस फैट वाला। तो ये पता होना चाहिए ट्रांस फैट पे हमारे बहुत सारा इनिशिएटिव चल रहे हैं। फसाई ने जो टारगेट रखा है वो ग्लोबल 2% से लेस हमें ट्रांस फैट रखना है बाय 2022, ठीक है। सो ये टारगेट था फसाई का, इसलिए काफी न्यूज में था। अब इतना फसाई के बारे में बात कर लिया तो ये पता होना चाहिए इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब ये एक स्टैट्यूट के अंदर बना है, विच इज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये याद रखना है। दूसरा ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कई बार ना लोग फूड से कंफ्यूज होकर इसको एग्रीकल्चर मार्क कराते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये फूड के हेल्थ पर्सपेक्टिव रिलेटेड है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट या कुछ ऐड करना है इस टॉपिक में? एनीवन? हाँ मतलब दो चीज़ है फैटी एसिड में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और ये तीसरा अलग से है ट्रांस फैट। और सैचुरेटेड होता है वो हानिकारक होता है, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अनसैचुरेटेड वो अच्छा होता है, मतलब उसमें ऑलिव ऑयल वो सब आ गया। और सैचुरेटेड में मतलब एक ही ऑयल को बार बार यूज कर दिया तो वो सैचुरेट हो गया वैसे। हाँ, मतलब इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। ट्रांस फैट अगर आप देखोगे ना तो ये भी एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है, ठीक है। बाकी वो चीज सही बोला, सैचुरेटेड ज्यादा हानिकारक होता है। अनसैचुरेटेड में भी कुछ कैटेगरीज होती है जो कि हार्मफुल होती है, तो ट्रांस फैट उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, अगर इसमें भी फर्दर डिवाइड करोगे तो पॉली अनसैचुरेटेड हो जाएगा और मोनो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे एक ट्रांस फैटी एसिड जो हमारे लिए सॉरी एक फैटी एसिड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड ओमेगा 3। सुना होगा अक्षय कुमार कोई एड के अंदर बोल रहा है इसमें ओमेगा 3 है और ये है और इससे हार्ट अटैक कम होता है, ठीक है। सो इनफैक्ट फैट की अगर थोड़ा सा और बात करें तो फैट के अंदर दो चीजें और होती है, ठीक है। दो टाइप का फैट होता है, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ये अगर मिले तो इट्स गुड, ठीक है। ये आर्टरीज में जमा नहीं होता, जितना भी एक्सेस फैट होता है ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी वेसल्स में से निकलकर लिवर के पास चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये बहुत हार्मफुल होता है, इट्स जस्ट ये ट्रांस फैट ही होता है एक तरीके का। तो ये हमारी जो आर्टरीज है उसमें जमा हो जाता है और वो निकलता नहीं है, वो धीरे धीरे जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, फिर एक दिन पूरा ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। तो बहुत अंदर तक है डेप्थ में, बता अभी इतना अंदर नहीं जाएंगे नहीं तो सेशन कहीं और चला जाएगा, ठीक है। सो और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, अभी तक ये पोस्ट खाली पड़ा है आफ्टर बोलिए। WHO का एक क्या बोलते हैं एजेंडा है 2023 तक ट्रांस फैट का एलिमिनेशन करना। मैं इसका स्क्रीन भेज हाँ, दूंगी।
हाँ स्क्रीनशॉट भेज देना। बाकी है WHO का है, उसी लाइंस पे हम लोगों ने थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट किया। हाँ, उसका नाम रिप्लेस ऐसा कुछ है वो, रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस इनिशिएटिव। फ्रेमवर्क, वो रिप्लेस एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे उसमें R अलग है, T अलग है, वो सब वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, करेक्ट। alright, ठीक है, आगे चलते हैं। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूल वाइडन, ठीक है। तो अभी हमें पता है जो लास्ट इनकम्बेंट मतलब जो ऑक्यूपाई करा था जिन्होंने ये पोस्ट, जनरल बिपिन रावत, तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था, ठीक है। उनके बाद से ये पोस्ट खाली पड़ा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट करने का वो चल रहा था, ठीक है। तो वहां पे इनको लगा कि हाँ ये जो पूल है हमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इसको थोड़ा वाइडन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाइडन करके रिटायर्ड एंड 3 स्टार ऑफिसर्स आर एलिजिबल, ठीक है। सो पहले क्या था कि यहाँ पे 4 स्टार जनरल की रैंकिंग मिलती थी, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा सा ये इशू होने लगा था कि एक्चुअली किसको बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो जितने भी जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं, जैसे आर्मी में बात करें तो जनरल हो गया, और नेवी में बात करें तो एडमिरल हो गए, और एयरफोर्स में बात करें तो जो एयर मार्शल हो गए, ठीक है। तो ये 4 स्टार जनरल हुआ करते थे। तो उन्हीं के बराबर की रैंकिंग मिलती थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। जो काम कैसे करते थे, वो हेड करते थे एक डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आता था कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, DMA, ठीक है। उसके वो सेक्रेटरी रहते थे। तो जनरली अभी तक सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सारे ब्यूरोक्रेट्स रहा करते थे, लेकिन ये जरूरत फेल्ट हुई कि आर्मी की नीड जो है वो आर्मी पर्सन ज्यादा बेटर, नॉट जस्ट आर्मी, मतलब तीनों ट्राई फोर्सेस हो गए, उनकी जो नीड है उनमें से कोई एक ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए ये एक ऑफिस बनाया गया। एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम ये था कि हमारा जो थोड़ा सा प्रिमिटिव कह सकते हैं जो डिफेंस आर्किटेक्चर था उसको मॉडर्नाइज करें। तो उनमें बहुत सारी चीजें थी अलग अलग, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग हमारे जो पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर उसको मॉडर्नाइज कर सके, ठीक है। सो अब ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अमेंडेड द रूल्स ऑफ द आर्म फोर्सेस टू मेक ऑल सर्विंग एंड रिसेंटली रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर। तो उनमें कौन कौन आता है, लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ये सब जो पोस्ट है, ये जो टॉप ऑफिशियल होता है उन कंसर्न सर्विसेज का, उससे एक लेवल नीचे होता है, ठीक है। सो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, एयर मार्शल हो गए, वाइस एडमिरल अंडर द एज ऑफ 62 are eligible for the post of CDS. The government has also extended the service of CDS for such a period as it may deem necessary, subject to the maximum age of 65 years. ठीक है। So minimum एक तो 62 years होना चाहिए, ठीक है, तब उनको ये चीज कर सकते हैं। So about CDS, तो CDS is a major military reform and is the highest ranking officer of armed forces and a single point advisor to the government in the matters of आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग जो भी चीज होगी उसको तीनों सर्विसेज के जो भी टॉप ऑफिशियल हैं, जो भी जनरल हो गए, एडमिरल हो गए, वो इनको कन्वे करेंगे, या आगे फिर इस चीज को गवर्नमेंट को कन्वे कर देंगे, ठीक है। ही इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ COSC एंड वर्क फॉर ग्रेटर सिनर्जी। सिनर्जी मतलब तीनों फोर्सेस के अंदर एक अच्छा इंटीग्रेशन हो, उसको इंश्योर करेंगे, ठीक है, ताकि रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। सो द नीड फॉर द सिंगल पॉइंट प्रोफेशनल मिलिट्री एडवाइस टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वाज हाईलाइटेड बाय द कारगिल रिव्यू कमेटी अंडर K सुब्रमण्यम। बाद में और कई कमिटीज आई जिन्होंने इसको रिकमेंड किया, जैसे नरेश चंद्र टास्क फोर्स ऑफ 2012 ऑल्सो रिकमेंडेड, शिकाकर कमिटी ऑफ 2016 ऑल्सो रिकमेंडेड अ कमांड स्ट्रक्चर। मतलब कमांड स्ट्रक्चर तो बोला ही था, साथ ही साथ एक CDS बनाने की भी मांग इसके अंदर करी गई थी। सो कारगिल जो वॉर था, इफ यू रिमेम्बर 1999 के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है, जहां पे पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने जो हमारा विंटर ब्रेक रहता था, विंटर ब्रेक में क्या होते थे, बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट ऐसा हो जाता था जिसके चलते जो सोल्जर्स थे वो वहां से आ जाते थे दोनों साइड से, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा समर और फेवरेबल क्लाइमेट होता था वो लोग वहां पे जाके गार्डिंग करते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाया एंड जैसे ही वो सोल्जर्स वहां से गए, उन लोगों ने अपने जो मिलिट्री पर्सनल से उनको आतंकवादियों के भेस में वहां खड़ा कर दिया था, ठीक है। सो इनिशियल रिस्पॉन्स इंडिया का काफी डिले हुआ, इन द सेंस कि मिलिट्री तो मोबिलाइज हो गई थी, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग एयरफोर्स मोबिलाइज नहीं हो पाई थी।
एटलीस्ट 7 से 8 दिन लग गए थे फॉर एयरफोर्स टू गिव सपोर्ट टू द आर्मी, ठीक है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि काफी हमें एक होता है ना स्पॉन्टेनियस एडवांटेज नहीं मिल पाया। अगर हम फास्ट मूविंग एडवांटेज गेन कर सकते थे अगर एयरफोर्स पहले ही काम पर लग जाती तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज जो होती है उनके बीच में मिसमैच रहता है, कई बार सर्विसेज के बीच में कंफ्लिक्ट भी रहता है, वो चाहते हैं कि ये हमारा डोमेन है या उनका डोमेन है, उस तरह की भी फाइट्स होती हैं, ठीक है। सो वो चाहते हैं कि हमारे ये जो डिफेंस सर्विसेज हैं ये साइलोज में वर्क ना करे, ये इंटीग्रेशन में वर्क करे, ठीक है। सो पहला तो इस चीज के लिए एक नीड फेल्ट करी गई थी कि हमारे पास एक सिंगल पॉइंट पर्सन होना चाहिए, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनके पास ऐसी कोई पावर है कि ये उनकी ऑपरेशन कैसे हो बाकी सर्विसेज का ये नहीं गाइड करेंगे। इनका काम सिर्फ इतना ही है कि ये इंटीग्रेशन इंश्योर करेंगे, जो भी ट्राई सर्विसेज की डिमांड होगी वो आगे गवर्नमेंट के पास रखेंगे, ठीक है। और दूसरा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। जैसे अभी क्या होता है, अपाची हेलीकॉप्टर आपने सुना होगा, अपाची एक अटैक हेलीकॉप्टर जो हमने यूएस से प्रोक्योर किया है, ठीक है। अब कायदे से ये एक फ्लाइंग मशीन है, ठीक है, और ये फ्लाइंग मशीन जो है इनफैक्ट इसको फ्लाइंग टैंक भी बोलते हैं, मतलब इतना रोबस्ट हेलीकॉप्टर है ये। सो ये एक तरह का एक बहुत फ्लाइंग रोबस्ट मशीन है, तो कायदे से तो एयरफोर्स को ये चीज चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आर्मी भी डिमांड करता है कि हमें कुछ ऑपरेशंस में अपाची हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब सेम चीज एयरफोर्स भी मांग रहा है, सेम चीज आर्मी भी मांग रही है, ठीक है। सो ये डबल यूज हो रहा था हमारे रिसोर्सेज का, मतलब 2 बार पैसा खर्च करो, आर्मी वाला फिर एक दिन यूज होगा, एयरफोर्स वाला एक दिन यूज होगा। तो उससे बेटर ये है कि हम लोग इंटीग्रेट कर लें कि अगर जिस टाइम ये रिसोर्स नेवी सपोज एयरफोर्स यूज करना चाहते तो एयरफोर्स को भी मिले, और जब ये रिसोर्स जो है ये हमारी आर्मी यूज करना चाहती तो आर्मी को भी मिले, या इन केस नेवी यूज करना चाहते तो नेवी को भी मिले, तो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ऐसा किसी के पास कोई रिडंडेंट रिसोर्स नहीं रहेगा, तो ये चीज इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आईटीसी क्या है? सो बेसिकली क्या होता है, अभी हमारा जो डिफेंस आर्किटेक्चर है उसमें देखोगे आप कि एक सबसे बड़ा यूनिट जो होता है मतलब डिफेंस के अंदर किसी भी सर्विसेज के लिए, तो वो कमांड होता है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न एयर कमांड हो गया, तो वहां पे एक लेफ्टिनेंट जनरल या फिर उनके आसपास का कोई ऑफिसर जो है वो उसको हेड कर रहा होगा, और उनके नीचे कोई 2-2.5 हजार जो लोग हैं वो वहां पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये भी एक बहुत छोटी यूनिट के लिए होता था कि हाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा बॉर्डर हो गया। फिर सिमिलरली चाइना के साथ हमारे 3-4 ऐसे कमांड्स हैं, ठीक है। लेकिन करस्पॉन्डिंगली चाइना की साइड से देखो तो पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, यानी जो उनका पूरा इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो एक ही कमांड के अंदर आता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। वहां पे एयरफोर्स भी एक साथ होती है, वहां आर्मी भी एक साथ होती है, और अगर नेवी का भी कोई ऑपरेशन हो तो वो भी वहां होती है, ठीक है। लेकिन हमारे में क्या होता है, एयरफोर्स का अलग कमांड होता है, आर्मी का अलग कमांड होता है, और फिर वो एक बॉर्डर की तरफ भी ओरिएंटेड नहीं होता, मतलब वो होगा एक 2-3 स्टेटों में एक कमांड हो गया, फिर 2-3 स्टेटों में एक और कमांड हो गया, तो ऐसे करके हमारे 3-4 कमांड है चाइना के बॉर्डर पे, लेकिन चाइना का केवल एक ही है, ठीक है। तो आइडिया समझ में आ गया होगा आई होप, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो इसको फॉर्म करने के लिए भी सीडीएस का बनाया गया था, ठीक है। सो इतना था इसके अंदर। नेक्स्ट ये याद रखना, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी gave note for the creation of CDS post with General Vipin Rawat as the first incumbent, ठीक है। सो अभी उनका डेथ हो गया था, ठीक है, लास्ट ईयर, तो वो पता होना चाहिए। तो इतना ही इसके अंदर। किसी को कुछ और पूछना है या कुछ ऐड करना है? ठीक है, तो ये याद ना 4 स्टार ऑफिसर होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट, इंडिया लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी ये चीज बोला है। तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का इंडिया अभी तक पार्ट नहीं था, ठीक है। कोई बता सकते क्यों नहीं पार्ट था? व्हाई वाज इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ इट? नहीं साइन किया ना, एनपीटी का मेंबर बनना पड़ेगा। करेक्ट। एनपीटी का मेंबर बनना पड़ेगा। दूसरा क्या है, बाकी कंट्रीज तो फिर भी मान जाते हैं, लेकिन चाइना का एक एडमेंट स्टैंड है इसके ऊपर कि अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो फिर पाकिस्तान भी ज्वाइन करेगा, और अगर इंडिया को वाकई ज्वाइन करना है तो फिर वो एनपीटी के थ्रू है, ठीक है। तो वो चाइना की वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं, ठीक है। तो एनएसडी वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू इंडिया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट या नॉन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, ठीक है।
सो जब इंडिया ने अपना एक टेस्ट कर लिया था 1974 में अंडर इंदिरा गांधी, कोई इस मिशन का नाम बता सकता है क्या? ये ऑपरेशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। करेक्ट, हाँ, ऑपरेशनल स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। और इसके बाद 1999 में भी हमने एक और टेस्ट किया था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, जो अटल बिहारी के अंडर हुआ था, ठीक है। तो इस दौरान हम लोगों ने जब ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि इंडिया और आगे इसमें डेवलपमेंट ना कर पाए, ये एनएसजी का जो ग्रुप है वो बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें ये जो न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसको प्रोलिफरेट करने से रोकने के लिए बनाया था, ठीक है, यूएस वगैरह ने। सो इट इज वन ऑफ द 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, ठीक है, 4 में से एक है ये। एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द अदर 3 एक्सेप्ट एनएसजी, ठीक है। तो एनएसजी इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज। करंटली 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियर नेशंस हैं जिन्होंने एनपीटी साइन कर रखा है वो इसका पार्ट है। So membership to NSG would ensure greater access to nuclear state of art technology, reduction on fossil fuel energy, etc. ठीक है। So टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और फ्यूल भी इजीली मिल सकता है, जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है। So नेक्स्ट चलते हैं और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम कौन से उनको देख लेते हैं। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है ऑफ मेंबर स्टेट्स that aims to minimize risk of proliferation of chemical and biological weapon, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक चीज पता होनी चाहिए, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। नेक्स्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। सो अगेन इट्स an informal political understanding among the states that seeks to limit proliferation of missile technology, ठीक है। स्पेसिफिकली मिसाइल से डील करने के लिए ये चीज बनाया गया है ताकि मिसाइल टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना जाए, ठीक है। सो इट्स नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी and it was formed in 1987 by G7 countries, ठीक है। So ये याद रखना, इंडिया इसका भी पार्ट है। नेक्स्ट, वाजेनार एग्रीमेंट। सो इट्स अ वॉलंटरी नॉन लीगली बाइंडिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, ठीक है। 42 मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट है, इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। सो ये 3 जो ग्रुप्स है इनका इंडिया पार्ट है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनएसजी बट इंडिया होप्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अगर याद हो, एक सिविल न्यूक्लियर डील था, किस कंट्री के साथ था ये? सिविल हाँ, करेक्ट, इंडिया एंड यूएसए। तो तब मनमोहन सिंह जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये साइन हुआ था, आई थिंक प्रॉब्ली 2008 था ये, ठीक है। तो इसमें बोला था कि हम लोग इंडिया को न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने में हेल्प करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल भी प्रोवाइड कराएंगे, और इंडिया को एक वर्चुअल वेवर दे दिया था एनएसजी से, ठीक है। नहीं तो जो एनएसजी का पार्ट नहीं होता उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, लेकिन वेवर मिल गया था, ठीक है। सो यूएस ने सपोर्ट किया था एंड ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। और इसी सिविल न्यूक्लियर डील की वजह से हम जो है ये 3 एग्रीमेंट्स का पार्ट बन पाए, ठीक है। ये बाकी जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है इसका इंडिया तभी पार्ट बनाया जब ये सिविल न्यूक्लियर डील बना, ठीक है। लेकिन एनएसजी में चाइना हमारे को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्चेस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, ठीक है। So this national air sports policy is aimed at providing a safe, affordable and sustainable air sport ecosystem in India, ठीक है। So विजन ये है कि इंडिया को टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस में हम लोग शामिल कराएं, ठीक है। सो अभी 11 एयर स्पोर्ट्स हैं जिसमें एयर एक्रोबैटिक्स हो गया, एरो मॉडलिंग हो गया, रॉकेटरी हो गया, बलूनिंग हो गया, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, ठीक है। सो जो भी ये एरियल जो भी स्पोर्ट्स हैं वो बहुत सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो उन सब में इंडिया को एक मार्केबल स्पॉट दिलाना है, ठीक है। सो अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? अनेबल अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस इन सेफ्टी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एयर स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। किस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इक्विपमेंट्स आए, ठीक है। जैसे अभी एक मतलब एयर स्पोर्ट्स नहीं बट एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लो, रिवर राफ्टिंग, ठीक है। अब रिवर राफ्टिंग के लिए प्लेसेस अच्छे हैं इंडिया के अंदर, बहुत जगह हो सकती है रिवर राफ्टिंग, लेकिन जब आप जाओगे तो बहुत कम जगह आपको ऐसा मिलेगा कि ना सर्टिफाइड लोग जिनको एक्चुअली इस चीज के बारे में नॉलेज है वो रिवर राफ्टिंग करा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो करा भी रहे हैं तो फिर उसका फीस बहुत ज्यादा होता है, मतलब इतना एक्सॉर्बियंट होता है कि नॉर्मल बंदा पे नहीं कर सकता उसको, ठीक है। सो लेकिन जब आप फिर अफोर्डेबल के लिए जाते हो तो यू विल फाइंड कि वो अनट्रेन्ड लोग जो है वो
उस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे याद हो एक वायरल हुआ था ना, एक बंदा वो उसको पैराग्लाइडिंग करा रहा था, फिर बहुत गालियां दे रहा था वो उसको पीछे से, तो वैसे एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सो जरूरत है ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कराना, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना, तो ये एटलीस्ट एयर स्पोर्ट के फील्ड में हम लोग करें, ठीक है। नेक्स्ट, enhance participation and success of Indian sportsmen in the global air events. Next, promote design, development, manufacturing of air sports equipment in line with Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Next, the government structure. So NSAP covers 11 different sports and provides a 4-tier governance structure. ठीक है, तो with Air Sports Federation AFSI as the apex governing body, ठीक है, तो ये apex governing body रहेगा Air Sports Federation of India. अब ये 4-tier स्ट्रक्चर की बात करें तो वो देख लेते हैं क्या होता है। आई होप ये विजिबल होगा सबको, ये इन्फोग्राफिक विजिबल है ना? विजिबल। ठीक है। सो टॉप पे ये एपेक्स बॉडी होगी जो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर उसके नीचे पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एरो मॉडलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड अदर एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मतलब इसमें और भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर फर्दर इनके नीचे ये तमिलनाडु स्टेट के अपने अपने जो स्काई डाइविंग वगैरह के एसोसिएशन है, और फिर उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। सो एक इंडिया लेवल पे एक बॉडी हो गई, फिर एयर स्पोर्ट एसोसिएशन हो गए, फिर रीजन का जो एसोसिएशन होगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट का एसोसिएशन। इस तरह से फर्दर ये 4-tier स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, ठीक है। सो इतना था इसके अंदर जानने लायक। सो इट AFSI shall be an autonomous body under Ministry of Civil Aviation. It represents India at the Federation Aeronautic Internationally, ठीक है। ये आई थिंक शायद स्विस नेम है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। सो FAI इज वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर एयर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इतना याद रख लेना और कुछ काम करिए, ठीक है। तो ज्यादा कोई काम का पॉलिसी नहीं है, पेपर में मुश्किल ही पूछेगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट एरिया भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड फॉर PFMS, ठीक है। सो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो सारा जो गवर्नमेंट का जो बजटरी फ्रेमवर्क है, या जो जितना भी पैसा किसी को जाना है, वो सब इसी के थ्रू, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू राउट होता है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए अपने को। So Ministry of Finance has launched the single nodal agency dashboard of PFMS to ensure effective leveraging of technology in public finance. The initiative forms part of PFMS reforms that were initiated in 2021 with regards to how centrally sponsored schemes are released, disbursed and monitored. ठीक है। सो एक पूरा का पूरा अपने आप में ये प्लेटफॉर्म टाइप का है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको पैसा कैसे रिलीज हो रहा है, ठीक है, उनका मॉनिटरिंग जो है वो सब हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो एक IT इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, ठीक है, स्पेंडिंग का जो मॉनिटरिंग है या वो जो रिलीज है पैसे का, उस सब चीजों को मॉनिटर करता है, ठीक है। सो ये सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल क्या है? So the SNA model requires the state to notify an SNA for each centrally sponsored scheme, which will open a unique bank account at the commercial bank responsible for all transactions related to the implementation of particular CSS, ठीक है। यानी ये सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल में होगा क्या, अब जो पैसा है, जैसे सेंटर से जो पैसा जाएगा, वो स्टेट की कोई एक अपॉइंटेड या नोटिफाइड एजेंसी को जाएगा, ठीक है, और उस नोटिफाइड एजेंसी को एक यूनिक बैंक अकाउंट एक कमर्शियल बैंक के अंदर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उस बैंक अकाउंट में और स्कीम्स के लिए भी पैसा राउट हो रहा हो, ठीक है। वो जो स्पेसिफिक, सपोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे हो गया, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये स्कीम के अंदर पैसा जाना है सेंटर से स्टेट को। तो ऐसा नहीं होगा कि फिर उसमें हर घर जल वाला अकाउंट के अंदर आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है। उस जिस कंसर्न्ड जो भी मिनिस्ट्री रहेगी या जो भी डिपार्टमेंट रहेगा स्टेट का, उसको एक यूनिक बैंक अकाउंट खोलना किसी भी कमर्शियल बैंक में, एंड वहीं पे सारा पैसा जाएगा उस एक स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। नाउ द SNA डैशबोर्ड इज लॉन्च्ड एज अ सिस्टम टू ट्रैक द ट्रांसफर ऑफ फंड फॉर स्टेट्स फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बाय सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है। उस फंड का उन्होंने कैसे यूज किया वो भी हम ट्रैक कर पाएंगे।
So the system would help cut down interest expenditure as money would be released at the stage wherever it is needed. ठीक है, जहां भी जरूरत होगा वहां पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा. ऐसा अननेसेसरीली पहले से अपफ्रंट पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे सपोज गवर्नमेंट के पास अभी पैसा था तो सारा का सारा अभी देने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे नीड पड़ेगा वैसे वैसे क्विकली रोल आउट कर दिया जाएगा. तो एक ब्यूरोक्रेटिक हम बोलते हैं ना, रेड टेपिज्म होता था कि फाइल आती थी, पहले स्टेट से जो सेक्रेटरी होता था कंसर्न डिपार्टमेंट का वो साइन करता था, फिर वो चल चल के पूरा दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वहां मिनिस्ट्री के पास जाती थी, मिनिस्ट्री से फिर वहां के सेक्रेटरी के पास जाती थी, वो फिर साइन करता था, फिर वो वापस जाती थी स्टेट सेक्रेटरी के पास, फिर वो पैसा बैंक अकाउंट में आता था. ठीक है, अब वो चीज सब कट हो गया, वो सब रेड टेपिज्म खत्म हो गया. अब डायरेक्टली आईटी के थ्रू सीधा पैसा आएगा जब भी डिमांड होगी तब. ठीक है, सो बाय प्रोवाइडिंग द डाटा ऑन अनस्पेंट बैलेंसेस फॉर सीएसएस द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन रैशनलाइज देयर प्रपोजल फॉर फंड रिलीज. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के पास भी ये रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी डेटा रहेगा कि किस स्टेट ने कितना पैसा यूज कर लिया. तो ऐसा नहीं होगा कि अपफ्रंट पैसे पे पैसा मांग रहा है. ठीक है, पहले ये मॉनिटर हो जाए कि हाँ उसने जो पैसा लिया था वो यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद उसको फंड रिलीज होगा फर्दर. ठीक है, तो ये इस सेंस में स्पेंडिंग रैशनलाइजेशन हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये सीएसएस सबको पता ही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होते हैं वहां पे आधा पैसा स्टेट देता है, आधा पैसा सेंटर की तरफ से आता है. मतलब जरूरी नहीं है हमेशा 50-50 हो, ये कुछ प्रपोर्शन में रहता है. ठीक है, सो ये याद रखना जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना प्लेयर्स को किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो काम तो एक्चुअली प्लेयर्स खुद ही कर रहे हैं, लेकिन उनको स्पॉन्सर पैसे का जो है सपोर्ट है वो किसी और ने किया. वैसे ही सेंटर जो है वो स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा है, काम एक्चुअली स्टेट ही कर रहा है. जनरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो हमेशा ऐसी स्कीम के लिए दी जाती है या तो वहां वो सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है. ठीक है, या फिर वो लेट्स से स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है हमें देना है पड़ेगा स्टेट को वहां पे. तो जनरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है वो कंकरेंट या स्टेट लिस्ट की स्कीम्स होती है, तो ये याद रखना. So in the budget 2022, 130 CSS spanning all across ministry were revamped into 65 scheme. तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है इनको रैशनलाइज करके कम कर दिया उनका नंबर. ठीक है, तो इतना ही था. नेक्स्ट ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है इट इज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट. ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज होकर इसको कैग समझ लेते हैं, लेकिन कैग डिफरेंट है, ये CGA है. ठीक है, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो इतना ही याद रखना, ये इसको हेड करते हैं. किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? एनीवन? ऑलराइट, आगे चलते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बताइए. ठीक है, कंट्रोलर क्या, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या. ठीक है, आगे चलते हैं. Election Commission plans pilot project to look at a remote polling for migrant voter. ठीक है, so remote polling for migrant voters. So EC said that the committee will set up to examine the issue of migrant voters, including exploring possibility of remote voting after consultation with all stakeholders. अब ये रिमोट वोटिंग का मतलब क्या है? क्योंकि माइग्रेंट वर्कर अपने स्टेट में नहीं रहते हैं, वो और दूसरे स्टेट्स में वर्क के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे वोटर्स को इलेक्टोरल प्रोसेस में लाना, उसके लिए एक आइडिया है प्रपोज जिसके ऊपर अभी वर्क किया जाएगा. ठीक है, सो मैकेनिज्म दैट अलाउज इलेक्टर्स टू वोट फ्रॉम लोकेशन अदर देन द पोलिंग स्टेशन असाइन टू देयर रजिस्टर्ड कंस्टिट्यूएंसी ईदर विद इन द कंट्री और इवन अब्रॉड. ठीक है, तो अभी उतना आगे तो नहीं है, बट अभी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हम लोगों ने सोचा. So India accounts for over 400 million internal migrants, estimated to be 120 million circular migrant workers. ठीक है, so internal migrants do not enroll as voters in their place of employment since they have proof of residence hard to provide. ठीक है, क्योंकि जब भी आप वोटर आईडी कार्ड बनाओगे तो आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, एंड इन बेचारों के पास वो एड्रेस प्रूफ होता नहीं है, क्योंकि जहां पे ये काम कर रहे होते हैं इतनी इनके पास सुविधाएं है होती नहीं है कि अपना कोई एड्रेस प्रूफ बनवा सके. ठीक है, तो उस सेंस में उनको वहां तो वोटिंग राइट मिलता नहीं और अपने स्टेट में जाके वो वोट कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीजंस. ठीक है, तो उनको वोटिंग प्रोसेस में लाने का ये आइडिया है. तो करंटली पोस्टल बैलेट्स आर द ओनली मेथड फॉर पर्सन आउटसाइड देयर वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी बट इट इज अवेलेबल फॉर सर्विस वोटर. सर्विस वोटर कौन होता है? ऐसा वोटर
जो कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, जैसे आर्मी पर्सनल हो गया, अब वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी छोड़कर वोटिंग करने नहीं आ सकता है, या फिर कोई लेट्स से कोई आईएएस है जो कि अपने होम स्टेट से बाहर काम कर रहा है, तो अब वो भी वहां से निकल कर जा नहीं सकता, ठीक है। सो ऐसे लोगों के लिए पोस्टल बैलेट का जो प्रावधान हम लोगों ने दिया है, ठीक है, लेकिन ये केवल सर्विस वोटर्स के लिए, उनके अलावा जो नॉर्मल माइग्रेंट वर्कर है वो इस फैसिलिटी का यूज नहीं कर सकते। तो ये एक रीजन हो गया, मतलब ये एक चीज अभी सब जो चल रही है वो है। नेक्स्ट, वन नेशन वन वोटर आईडी। तो द प्रपोज सॉल्यूशन टू इंश्योर ballot portability, helping people who are unable to exercise their right to vote, such as NRIs and migrants, ठीक है, कि पूरे कंट्री में एक हम लोग वोटर आईडी कार्ड इश्यू करवा दें, ठीक है, और वो जहां पे भी जाए फिर वो पोर्टेबल हो जाए, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ लेट्स से अभी दिल्ली में रह रहा है तो सिर्फ दिल्ली का होके रह गया, अगर वो किसी और स्टेट में जाता है तो वहां पे वो उसको पोर्टेबल करा के उस स्टेट में कंस्टिट्यूएंसी में वोट डाल सके, लेकिन उसमें फिर वो स्टेट का भी प्रोविजन आ जाता है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स वांट के उनके जो लोकल इश्यूज है वो हाईलाइट हो। इस सेंस में शायद हो सकता है कि अगर हम माइग्रेंट जो लेबरर्स है अगर उनको वोटिंग राइट्स दे दें तो शायद जो स्टेट के जो सन ऑफ सॉइल वाला जो उनकी जो डिमांड है शायद वो ना फुलफिल हो पाए। तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, इट मे बी ट्रू, मतलब इट मे बी गुड और इट मे बी बैड, वो अलग चीज है, बट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, द मॉडल ऑफ एन आधार लिंक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम दैट वुड अनेबल इलेक्टर्स टू कास्ट देयर वोट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारा वोटर आईडी है उसको आधार से लिंक कर दें, और फिर क्योंकि अब ये चीज पूरी की पूरी तरह से यूनिक हो गई तो उस सेंस में वी कैन गिव देम वोटिंग राइट्स इलेक्ट्रॉनिकली, या ऑनलाइन आके वो अपना वोटिंग राइट्स डाल सकते, ठीक है। सो यही था। किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? पोस्टल बैलेट प्रिवेंटिव डिटेंटीज को भी अलाउड है, तो वो उनका राइट है कि नहीं है, मतलब उनको कंपलसरी राइट मिला है कि नहीं? से संजय सर को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देते हैं, सो कैन हिज वोट राइट टू वोट बी sorry ignored by police officials? Yes sir. No sir, नहीं according to एक कोई सा provision of representation act और other guidelines, अगर प्रिवेंटिव डिटेंटीज को वोट देना है, मतलब करना है, नॉट देना है, करना है, सो दे हैव अल्टीमेट राइट, तो उस केस में उनको ब्लॉक, उनका राइट टू वोट ब्लॉक नहीं करा जा सकता। ये मतलब इस पर्सपेक्टिव में है कि जब अपन रिमोट पोलिंग की बात कर रहे हैं, माइग्रेट वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो वही है, इनके पास अथॉरिटी है बट एक्सेसिबिलिटी नहीं। सो अब इलेक्शन कमीशन वर्क कर रहा है एक्सेसिबिलिटी मीडियम्स को लेके, तो ये याद रखना कि प्रिवेंटिव डिटेंटीज है तो उनके पास भी राइट टू वोट है। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते फिर। सो नेक्स्ट ब्रिक्स है। ब्रिक्स सबको पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ आए टू काउंटर द हेजेमनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट कर रही है। जो डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है। सो अभी रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, ठीक है। सो चाइना ने चेयरमैनशिप किया था इसके अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया था। सो ब्रिक्स हैज वाउड to deepen the financial cooperation and custom cooperation and contingent reserve arrangement, ठीक है। So CRA was operationalized in 2016 as a measure to provide short-term liquidity support to members through currency swap to help mitigating balance of crisis situation and strengthen their financial stability, ठीक है। So ब्रिक्स के अंदर ना, जैसे हमने बात किया कि वो काउंटर करना चाहते हैं डेवलप कंट्रीज की हेजेमनी, तो डेवलप कंट्रीज ने दो इंस्टीट्यूशन बना रखे जिससे वो अपनी फाइनेंशियल हेजेमनी को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक एक हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो थोड़े से कंसेशनल लोन देता है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और आईएमएफ जो है वो डेवलपिंग या जितने भी कंट्रीज होते हैं उनको
अगर उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो वहां पे उनको हेल्प करता है, ठीक है। जैसे इंडिया में 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, ठीक है। तो वहां पे हमने आईएमएफ से लोन लिया था और आईएमएफ ने बोला था कि आप स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट प्रोग्राम लाओ अपने अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। सो कई कंट्रीज का ऐसा मानना है कि ये जबरदस्ती इंडिया से करवाए गए थे बाई आईएमएफ, ऑल्दो उसका फायदा हमें काफी हुआ है, लेकिन स्टिल वी कैन से कि अपनी हेजेमनी, अपना रोल जो ऑर्डर है अपना वेस्टर्न ऑर्डर इकोनॉमिक का, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो ब्रिक्स ने इसका ऑल्टरनेटिव इस सेंस में दिया कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका उसने ऑल्टरनेटिव पेश किया एज एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? हाँ, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आईएमएफ है। तो आईएमएफ जो है इसका हमने काउंटर क्या दिया, हमने इसका काउंटर दिया कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा था तो सीआरए के अंडर हम लोग उसको शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय करेंसी स्वैप, ठीक है। उसके बाद जो भी करेंसी होगी हम स्वैप करके उसको, सपोज उसका जो भी करेंसी है उसकी जगह डॉलर दे देंगे, ऐसा कोई करेंसी दे देंगे जो उसको हेल्प आएगा, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेटिव है। तो ये बात करें कि सीआरओ को हम और डीपन करेंगे, ठीक है, और कस्टम कॉपरेशन और फाइनेंशियल कॉपरेशन और बढ़ाएंगे। तो इतना था ब्रिक्स के बारे में। आगे चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एम आई लीप, ठीक है। सो इसके अंदर अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के अंडर होता है। कंप्लीटेड द 5th एडिशन, ये एडिशन की स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया है, of AIM iLeap program on innovation in audio tech. So AIM was set up in 2016 by Government of India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship. ठीक है। So iLeap जो है एक initiative है by AIM in partnership with startup Resev, a leading startup accelerator and operator. So it provides much needed access to industry market investors to tech startups through a series of enterprise investors demo days. ठीक है। सो एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं स्टार्टअप्स के और इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको उनका एक यूनियन रहता है, ठीक है। और अभी ये जो था ऑडियो टेक के अंदर हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था इस प्रोग्राम को। तो इतना ही है अटल आई लीप के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया जिसने एक अपना खुद का ड्रोन पॉलिसी डिजाइन किया। इट एनविसाज क्रिएटिंग होलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। तो ये पॉलिसी का इन लोगों ने नाम दिया गरुड़, ठीक है। तो ये याद रखना, गरुड़ अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा फ्रेमवर्क के बारे में आता तो इट्स रिलेटेड विद हिमाचल प्रदेश। So India has witnessed a surge of 34.4% surge in the number of drones or UAV startups between August 2021 and February 2022, ठीक है। अभी बहुत सारी कंपनीज लाइक अडानी, अंबानी, टाटा, ये भी बहुत हेवीली इन्वेस्ट करें ड्रोन सेक्टर के अंदर, क्योंकि शायद मोबिलिटी के अंदर जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन है वो शायद ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आएगा। तो सब लोग अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर घुसना चाहते हैं, ठीक है। So the Union Budget of 2022 aimed to boost the Indian drone industry, has provided a budget of 120 crores for production-linked incentive scheme for drone industry, intended to boost the domestic manufacturing and ban of imported drones. ठीक है। So हम लोगों ने अपने ड्रोन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे, एक तो रेगुलेशंस को पहले टोन डाउन किया है। पहले रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब एकदम ड्रोन्स के खिलाफ थी, लेकिन अब ड्रोन्स की जो पूरा जो फ्रेमवर्क है हम लोगों ने काफी लिबरलाइज कर दिया गया है। दूसरा, इसके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में हम क्या बोलते हैं कि हम उन कंपनीज को बोलेंगे कि अगर लेट्स से आपने पहले साल में 100 ड्रोन बनाए हैं, ठीक है, अगले साल अगर आप 120 ड्रोन बनाओगे, ठीक है, सो ये जो 20 आपने ड्रोन बनाए इसके ऊपर हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंसेंटिव, कि अगर आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तभी इंसेंटिव मिलेगा। अदरवाइज अगर आप सपोज इस स्कीम के अंदर आप लिस्ट हो गए कि हाँ ठीक है पीएलआई के अंदर मैं लिस्ट हो गया और मैंने इस साल भी 100 ड्रोन बनाया, अगले साल भी 100 ड्रोन बनाया, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूसली, मतलब ऐसा टाइम पीरियड सब सेक्टर के अलग अलग है, लेकिन जनरली 5 साल का टाइम पीरियड रखा गया है
कि अगर उन 5 सालों में लगातार आप लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते रहेंगे तो हम आपको पैसा देंगे, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इस सेंस में हम लोग इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसकी डेवलप करना चाहते हैं। नेक्स्ट टर्म से न्यूज देख लेते हैं। ग्रीन जॉब करके एक टर्म था। Green job refers to class of job with direct positive impact on planet and contribute to the overall environmental welfare. ठीक है, they are aimed at reducing the negative environment impact of economic sectors and furthering the process of creating a low carbon economy. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जॉब्स इन रिन्यूएबल एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो ये सब ग्रीन जॉब्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कार्बन बॉम्ब्स। तो कार्बन बॉम्ब्स आर कोल ऑयल गैस प्रोजेक्ट्स विद पोटेंशियल to contribute significantly to global warming by releasing at least 1 billion ton of CO2 emission over its lifetime. Okay, so generally ऐसे फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे एटलीस्ट 1 बिलियन टन से ज्यादा CO2 एमिट हो रहा है उसके लाइफ टाइम में, उनके लिए कार्बन बॉम्ब का शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कोई ऐसा एक्सप्लोडिंग डिवाइस नहीं है, ये एक जनरल टर्म है जो कि हम यूज कर रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इंडिया रैंक एट 180th पोजीशन विद स्कोर ऑफ 18.9 EPI इन द EPI 2022। ठीक है, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। ये EPI जो है एक बाइनियल इंडेक्स है which was started in 2002 as एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको प्रिपेयर करता है इन कोलैबोरेशन विद येल यूनिवर्सिटी, या येल का जो स्पेसिफिक सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, तो EPI रैंक्स 180 कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी। सो इंडिया का रैंक एकदम लास्ट रहा है इसके अंदर। ठीक है, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। सो इस सेंस में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन and ITHCP have contributed a total of 47.5 million euros for tiger conservation in Asian countries. Okay. So initiated in 2014, ITHP Tiger Program is a grant marking initiative, contributes to Global Tiger Recovery Program, a global effort to double tiger numbers in wild by 2022. ठीक है, so यहाँ पे 12 large scale projects हैं in tiger conservation landscape across Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Indonesia and Myanmar. ठीक है, सो जनरली ना ये इस टाइप के जो मिशन होते हैं ना एनवायरमेंट से रिलेटेड, वहां पे आपको जर्मन जो एसोसिएशन है काफी ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी प्री के अंदर गेस मारने को आता है ना तो आप इजीली जर्मनी को टिक कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जर्मन की जो गवर्नमेंट है ऐसे इनिशिएटिव्स में काफी इंटरेस्टेड रहती है, मतलब काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो कभी गेस लेना हो कैलकुलेटेड तो आप जर्मनी मार्क कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो इतना ही था इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए। एशियन कंट्रीज के अंदर ये पैसा दे रहा है जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई आगे रीड करेगा क्या? एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? जियोस्पेशियल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल। सो DST ने लॉन्च करा है सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल फॉर द जियोस्पेशियल डेटा एंड मैप्स फॉर इंडिया। नेशनल NIC के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप करा है। So in 2021, government liberalized the geospatial data by releasing the new guidelines for acquiring and producing geospatial data and geospatial data services, including maps. It replaced the process of prior approvals, security clearances, and other restrictions for the collection, storage, publication, and/or digitization of geospatial data and maps with self-certification. ठीक है, आगे हाँ, तो अगला है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। सो फ्रांस इज सेट टू साइन अ US-led multilateral agreement called the Artemis Accords. So the program aims to return humans to Moon's surface by 2025 with the help of US allies and private companies. The accords are built on broader principles of the 1967 Outer Space Treaty. It includes an array of principles designed to promote peaceful uses of space, from establishing safety zones around future moon bases to sharing scientific data with other countries. UK, Japan, Canada have signed the records, and France is set to become the 7th European state. So 1967 Outer Space Treaty India member है क्या उसका, मतलब साइन या रेटिफाई करके बैठा है? हाँ, करा इंडिया ने।
अगला है, देख लिया फिर। अगला है ग्रैंड challenges India. So DBT and Bill and Melinda Gates Foundation have renewed the Memorandum of Understanding for Grand Challenges India, originally signed in 2012. So Grand Challenges India is a partnership framework for the Department of Biotechnology, Biotechnology Industry Research Assistance Council, and the Bill and Melinda Gates Foundation. It intends to boost innovation research to develop affordable and sustainable solution to improve health in India. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में एक तो ये यार हमारा मेजर पार्टनर वैसे यूके है, राइट? तो इसमें हालांकि यूके का पार्टिसिपेशन नहीं है, बट हाँ याद रखना कि बायरैक नहीं, बायरैक है, तो बायरैक इज आल्सो आई थिंक यूके के साथ है, हमारा यूके के एक्सपर्ट्स के साथ है। ठीक है, अगला चलते हैं। सो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो द होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द NTRI in New Delhi. It will work as a premier national level institute and now center of tribal concerns, issues and matters in academic, executive and legislative fields. It will provide policy inputs to the Ministry of Tribal Affairs and state welfare departments with studies and programs to showcase tribal cultural heritage under one umbrella. It will collaborate and network with other institutions and monitor projects of tribal research institutes, center of excellence, etc. राइट, तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मोटिव ये है कि अभी तक हर स्टेट में खुद के इंस्टीट्यूट्स डेवलप है, राइट? जैसे एमपी में कहीं पे एसटी पॉपुलेशन है, पर हालांकि उसका जो सेंटर है वो भोपाल या सेट बना हुआ है। सो हर स्टेट की जो खुद की ट्राइबल रिसर्च एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा और उसकी फाइंडिंग्स को अब एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की और उसके ऊपर रिसर्च आउटपुट जनरेट करने के लिए this NTRI has been developed by center. ठीक है, and finally Kolkata. So ASI, Archaeological Survey of India, excavated an almost 2000-year-old mound outside the Robert Clive House. So Robert Clive captured Calcutta, commanded the East Company at the Battle of Plassey. Another British administrator, Job Charnock, was popularly believed as founder till 2003, after it was ruled by Calcutta High Court that he is not the founder of Kolkata. From 3 villages, Sutanuti, Gobindapur and Kalikata in 1690. Right. Yep. तो थोड़ी हिस्ट्री यहाँ से रिवाइज हो जाती है, ठीक है? जॉब चर्नोक याद रखना। मतलब पता नहीं अब हाई कोर्ट का क्या उसके अंदर आइडिया था, बट जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं कि 3 गांव खरीदे थे उसमें, और फिर इन तीनों गांवों में से ही कैलकटा जो है आगे बनता है, ठीक है? उसका फोर्टिफिकेशन जो है वो रॉबर्ट ये ब्रिटिशर्स जब करते हैं तो फिर इट रिजल्ट इनटू द वॉर ऑफ कैलकटा, जहां पे सिराजुद्दौला उनको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ब्लैक होल इंसिडेंट होता है, जहां पे सिराजुद्दौला जो POWs होते हैं उस वॉर के, उनको एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर देते हैं जहां केवल एक खिड़की होती है, और उनको इतने वो 100 लोगों को एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, और फिर अगले दिन जब उन्हें निकालते हैं तो ऑलमोस्ट सभी की मौत हो जाती है, कुछ 4-5 लोग बचते हैं, और इसी को फेमस इंसिडेंट ब्लैक होल इंसिडेंट बोला जाता है, जिसको एक कंटेक्स्ट या एक कंटेक्स्ट यूज करके ब्रिटिशर्स ने अपना जो रूल है इंडिया के ऊपर उसको एक तरीके से लेजिटिमाइज किया था। बोला था कि ये अनसिविलाइज लोग और हम इनको सिविलाइज करने को आए हैं, व्हाइट मैन बर्डन वाला जो आइडिया होता है वो दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है? तो ये याद रखना, इतना था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना है जो पढ़ा अभी तक उसमें? एनीवन? ठीक है, सो वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।